हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन जेएचजी में। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो क्लास 10th के लिए भी एग्ज़ाम में आने वाला है, जो एसएसटी सब्जेक्ट का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको देखिएगा और ये इससे बहुत सारा क्वेश्चन है जो मैच करेगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। निरंकुशवाद, ठीक है। यहाँ पे जो ये निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि निरंकुशवाद का अर्थ ऐसा है ऐसा शासन व्यवस्था है जिससे शासन पर कोई अंकुश नहीं होता है और वह अपनी मनमानी करते हैं। एक ऐसा तानाशाह शासन होता है। मतलब कि वहाँ पर क्या होता है कि निरंकुशवाद, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है। मतलब कि कौन सही है कोई गलत है वो दूसरा कोई नहीं कह सकता है। वो अपने आप से सारा चीज़ में हैंडल करता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं तानाशाह। मतलब जो हम कहेंगे वही होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं और वो भी ऐसे आप अपने मन से समझ सकते हैं कि यहाँ पे निरंकुशवाद मतलब जिस पे कोई अंकुश नहीं कर सकता है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला पे क्या है, यहाँ देखिए सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया। ठीक है, क्यों किया मतलब वापस क्यों ले लिया, वापस लेने का फैसला क्यों किया। ठीक है, ये चीज़ गांधी जी क्यों किए उसके बारे में यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आगे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर में चोरा चोरी हिंसक घटना घटित हुई, जिसके तहत भीड़ में पुलिस सेनाएं आग लगा दी। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे जो चोरा चोरी गोरखपुर में चोरा चोरी जो जगह था वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त घटना हो गया। ठीक है, उसके तहत भीड़ में पुलिस थाने को आग लगा करके जला दिया गया था। ठीक है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मतलब जो पुलिस लोग थे 22 लोग मर गए थे। और इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया, क्योंकि थे कि कोई भी हम आंदोलन करें, ठीक है, लेकिन उसमें किसी की हानि नहीं होना चाहिए। इसलिए वो क्या कर लिए, अपना वापस ले लिए, जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिए। चलिए आगे देखते हैं, इसका आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, मतलब कि सत्ता की जो साझेदारी है वो क्यों ज़रूरी है। तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब याद रहेगा तो आप एग्ज़ाम में फोड़ करके आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा, समझिएगा कि यहाँ पे देखिए सत्ता में साझेदारी क्यों ज़रूरी है। तो लिखा हुआ है, सत्ता की बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का आदेश कम हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जो सत्ता का जो बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। मतलब कि उसमें टकराव नहीं होता, मतलब कि लड़ाई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके आगे फिर क्या कर रहा है, क्योंकि क्योंकि सत्ता के सभी भागीदारी हो जाते हैं। ठीक है, चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर आकर्षक हिंसा और राजनीतिक अस्थिति के रूप ले सकता है। इसलिए सत्ता में हिस्सेदारी देना राजनीतिक व्यवस्था के बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मतलब कि जो सत्ता में साझेदारी है, ठीक है, उसको लेना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही ज़रूरी का मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो अगर नहीं वो चीज़ सत्ता में साझेदारी नहीं होगा तो यहाँ पे टकराव हो सकता है, मतलब कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में बहुत ही लड़ाई हो सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें देखेंगे कि क्या कह रहा है। तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन में लिख रहा है कि राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, इसके कितने घटक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, इसके कितने घटक हो सकते हैं। तो लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल कुछ नीति और सिद्धांत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो राजनीतिक दल होता है उसके कोई ना कोई घटक होते हैं। ठीक है, और जो लड़ते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, उसका राजनीतिक
सत्ता हासिल करने की उद्देश्य से कार्य होते हैं। मतलब वो जो भी अपना मतलब वोट वोट से लड़े, मतलब जो जीतेगा तो वोट से ही नहीं जीतेगा, ठीक है? तो वो अपना क्या करेगा, सोचेगा कि हाँ कुछ अच्छा ही करेंगे, ठीक है? उसे राजनीतिक दल कहते हैं, ठीक है? उसको क्या कहते हैं? राजनीतिक दल कहते हैं। अब प्रत्येक राजनीतिक दल का कुछ नीति और सिद्धांत होता है। अब कोई दल में आया है तो उसका भी कोई कुछ कुछ सिद्धांत होते हैं, तो आगे हम उसको समझेंगे। तो यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए 5 नंबर की ओर बढ़ेंगे। तो 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है? उदारवाद से आप क्या समझते हैं? उदारवाद से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उदारवाद का अर्थ होता है आज़ादी या स्वतंत्रता होता है। मतलब कि उदारवाद का मतलब होता है हम लोग जैसे 1997 के बाद हम लोग क्या हो गए हैं? आज़ाद हो गए हैं। मतलब अंग्रेज हम पे शासन नहीं कर रहा है, लेकिन उससे पहले क्या होता था कि उस पे हम लोग अंग्रेज़ों का शासन था हम लोगों पे, ठीक है? तो उदारवाद का मतलब होता है स्वतंत्रता। यह एक ऐसी विचारधारा है जो सत्ता की केंद्रीकरण का विरोध करता है तथा लोगों की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। मतलब कि यहाँ पे लोगों पर कोई भी कोई तानाशाही नहीं कर सकता है, ठीक है? मतलब ये स्वतंत्र है, सभी चीज़ से स्वतंत्र है। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर में क्या लिख रहा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के खनिज का भंडारण क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है उसके बारे में समझेंगे। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि एक आप लोगों को डायग्राम आएगा, उसमें से पूछेगा कि कहाँ पर लोहा पाया जाता है, कहाँ पे तांबा पाया जाता है। उस डायग्राम को एक बार देख लीजिएगा ज़रूर, और वो चीज़ हम आपको बताएंगे थोड़ा सा अगले वीडियो में, ठीक है? इसमें कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन जो आपके भी एग्जाम में आने के लायक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र छोटा नागपुर क्षेत्र में अवरक, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क और कोयला जैसे खनिज लवण पाए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या क्या पाया जाता है? तो वहाँ पे अवरक पाया जाता है, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है? इसलिए छोटा नागपुर को खनिजों का भंडारण कहा जाता है, क्योंकि इतना सारा चीज़ पाया जा रहा है। और झारखंड में ही सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो ये सब सारी चीज़ें पाए जाते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं आय का क्वेश्चन। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है? प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाती है? प्रति व्यक्ति आय, ठीक है? मतलब एक व्यक्ति का आय हम कैसे निकाल सकते हैं? तो किसी भी देश की कुल आय उस देश की कुल जनसंख्या से भाग निकाली गई आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक है? व्यक्ति आय का मतलब होता है कि यहाँ पे 5 लोग हैं और यहाँ पे 5 लोग मिलकर के 500 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है? महीने का 500 रुपया कमा रहे हैं, तो इसको से जो भाग दिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ से देखिए 100 आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो 100 रुपया हुआ वही क्या हुआ? प्रति व्यक्ति आय। मतलब ये भारत देश में जितना भी पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? उसको प्रत्येक व्यक्ति पूरा भारत की जनसंख्या से उसको भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय निकाला जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आया। वो सब तो वेरी शॉर्ट था, अब यहाँ पे शॉर्ट आएगा, मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आंसर आएगा, तो उसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने शासन वाले क्षेत्रों को शासन व्यवस्था से ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया? नेपोलियन के बारे में पढ़े पढ़े हैं हम लोग, ठीक है? तो आप लोग 9 10 दोनों क्लास में पढ़े हैं नेपोलियन के बारे में, तो नेपोलियन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन उठा करके दिया है। तो यहाँ पे समझेंगे नेपोलियन ने अपने शासन वाले शासन वाले क्षेत्रों को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए। मतलब क्या क्या बदलाव किए उसको पॉइंट वाइज हम लोग लिखेंगे, और एग्जाम में भी आप लोग अगर पॉइंट वाइज ही लिखेंगे तो भी अच्छा रहेगा और अच्छा मार्क्स मिल पाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिख रहा है। नेपोलियन ने सिविल कोड लागू किया। सिविल कोड लागू किया था वो नेपोलियन, इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। वो जो सिविल कोड लागू किया था उसको हम लोग नेपोलियन कोड भी कहते हैं। इसके तहत जन्म के आधार पर जो सिविल कोड लागू किया था उसको हम लोग नेपोलियन कोड भी कहते हैं। इसके तहत जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधाएं, ठीक है, हर सुविधाएं समाप्त कर दी गई, ठीक है? मतलब कर दिया जाता है जो जन्म से ही मिला जाता है, जो आधार हम लोग को मिला है, ठीक है? जन्म के आधार पर मिलने वाला जो भी सारी सुविधाएं हैं उसको क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। कौन किया था? नेपोलियन, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। उन्हें हर नागरिक समान अधिकार प्राप्त किया तथा समाप्ति के अधिकार को बहाल किया, ठीक है? मतलब कि वहाँ पे हर एक व्यक्ति का जो नागरिक का सम्मान मिलता है। यहाँ पे हम लोग भारत में यहाँ पे जो हम लोग को 6 है, ठीक है? तो समान अधिकार जो है उसको वो
बहाल दिया, ठीक है, बहाल किया। अब आगे पढ़ेंगे, यातायात के संचार के संशोधन के सुधार किया, ठीक है। वो क्या क्या करता है कि यातायात मतलब कि आने जाने का जो यातायात में जो संशोधन था उसको भी अच्छा से किया, ठीक है। आगे देखते हैं, उसने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया, जिसने किसानों को दासता और जागीरदारी शुल्क मुक्त दिलाया। मतलब कि जो जिस ज़मीन पे वो काम करते थे उस पे उन लोग को टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था, लेकिन उसको अब क्या कर दिया, वो जो नेपोलियन जो आया वो ख़त्म कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत कर राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। मुद्रण संस्कृति जो है तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डीपली समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, मुद्रण संस्कृति भारत में राष्ट्रवाद के विकास को निम्नलिखित प्रकार से मदद की। मतलब यहाँ पे दो तीन पॉइंट है, इसको मेंशन किया है, इसको पढ़ेंगे, अच्छा से समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पत्र पत्रिकाओं ने अंग्रेजी शासन और आलोचना की गई। मतलब कि जो भी हम लोग अखबार पढ़ते हैं वो सब किस संस्कृति के तहत आया था, तो मुद्रण संस्कृति के तहत आया था, और इसमें अंग्रेजी शासन व्यवस्था को आलोचना की गई। और अभी के टाइम में देखते हैं कि न्यूज़ में पेपर में भी क्या आता है कि इंग्लिश में आने लगा है। इससे आम जनता को औपनिवेशिक शासन की बुराइयों एवं शोषण को पता चलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया था, कहाँ पर थे, हाँ यहाँ थे। देखिए यहाँ पे क्या था कि पत्र पत्रिकाओं मतलब कि जो पत्र में लिखा हुआ रहता था वो उसमें मतलब कि क्या सही हो रहा है, देश में क्या गलत हो रहा है, उसमें क्या बुराइयां हैं, उसमें क्या अच्छाइयां हैं, उस सारी चीज़ें हम किस के तहत देख सकते हैं, तो मुद्रण संस्कृति के तहत देख सकते हैं। आगे क्या है, कहानियों कविताओं आदि द्वारा भारतीय जनता के राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने की प्रयास किया गया। मतलब कि जो भारत में है, ठीक है, इसमें भावना जागृत किया गया कि मतलब कि भारतीय जनता में जो राष्ट्रवाद है उसको भावना जागृत किया। मतलब कहानी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, कविता पढ़ते हैं तो वो चीज़ को बढ़ाया गया, ठीक है। लास्ट में क्या है, राष्ट्रवादी अखबारों को क्रांतिकारी विचारों की जनता के बीच फैलाया। मतलब कि जो क्रांतिकारी थे वो क्या करते थे कि जो चीज़ बुरा हो रहा है उसको मतलब हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाया जा रहा है और वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। तो यहाँ तक ये हुआ मुद्रण संस्कृति में। आगे की ओर देखते हैं, तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 1992 के संविधान संशोधन से पहले और उसके बाद स्थानीय शासन में के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए, ठीक है। मतलब कि उस समय के दो अंतर बताना है, 1992 से पहले, 1992 के बाद। तो यहाँ पे हम लोग उसका आंसर देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 1992 के संशोधन के बाद और उसके पहले स्थानीय शासनों की निम्नलिखित अंतर बताए गए हैं। ये भी पॉइंट वाइज है, हम इसलिए पॉइंट वाइज लिखे हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए और इसको आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें। चलिए आगे देखते हैं, 1992 से पहले स्थानीय सरकार के पास कोई अधिकार नहीं था। मतलब 1992 से पहले जो स्थानीय सरकार थे, मतलब क्या स्थानीय सरकार मतलब कि जैसे राज्य में जो सरकार होते हैं उसको हम लोग स्थानीय सरकार बोलते हैं, लेकिन एक केंद्र सरकार होता है, जो केंद्र सरकार जो पूरे राज्य को चलाता है, ठीक, पूरे जितने भी राज्य हैं भारत में वो सारे राज्य को चलाता है। तो उस पर उनको कोई अधिकार नहीं था, लेकिन 1992 के बाद संविधान के बाद 1992 के संविधान संशोधन के बाद राज्य सरकारों को यह अपेक्षा की गई कि वे अपने स्वराज के अधिकारों को कुछ अंश स्थानीय सरकार को दे देगी। मतलब कि यहाँ पे ये भी दे दिया गया कि मतलब जो स्थानीय सरकार है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री वगैरह हैं उन लोगों को कुछ न कुछ अधिकार दे दिया जाए। उसके बाद फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट में, 1992 से पहले स्थानीय सरकारों को नियमित रूप से चुनाव नहीं होते थे, परंतु 1992 के संविधान के नियमों के स्वरूप चुनाव होने लगे। मतलब कि यहाँ के लिए कोई चुनाव नहीं होता था, लेकिन अब चुनाव होने लगा 1992 के बाद, 1992 से पहले नहीं होता था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे भी छूट गया था। तो यहाँ पे देखिए 1992 के पहले महिलाओं को
सीटें आरक्षित नहीं थी। मतलब कि वहाँ पे 1992 से पहले महिलाएं क्या कर सकती थी, वहाँ पे वोट नहीं उन लोग को इलेक्शन के लिए नहीं उठाया जा सकता था। लेकिन 1992 के संविधान संशोधन के बाद महिलाओं को भी 1/3 मतलब 1/3, ठीक है, सीटें आरक्षित हो गई थी। मतलब उन लोग भी वोट ले सकते हैं और दे सकते हैं, और उन लोग भी मतलब उन लोग भी अपना सरकार बना सकते हैं। और अभी के जानते हैं कि भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। तो देखिए महिलाएं कितने आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में देखिए क्या लिख रहा है, निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पे आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, ये भी आपका 3 नंबर का होगा क्योंकि 3 ठे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आरक्षित वन और आरक्षित वन वन और वन्य जीवन संसाधन संरक्षण के दृष्टिकोण से सर्वाधिक मूल्यवान होता है। तो आरक्षित वन हम उसके बोलते हैं जो वन्य जीवन संसाधन संरक्षण के दृष्टिकोण से सर्वाधिक मूल्यवान होता है, मतलब कि ज़्यादा वैल्यू उसको मिलता है, ठीक है। अब रक्षित वन क्या होता है, वन भूमि और जिसके अधिक क्षरण से बचाया जाता है, मतलब उसको काटने से बचाते हैं, उसको बोल रहे हैं रक्षित वन, ठीक है। वर्गीकृत वन, अब वर्गीकृत मतलब अवर्गीकृत, मतलब उसको बांटा नहीं जा सकता है। सरकार व्यक्तियों और निजी समुदाय को अधीन वन और बंजर भूमि, मतलब कि जो खाली जगह है उसको क्या करता है, सरकार ले लेता है, उसको पे क्या पेड़ पौधे लगा देते हैं, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में क्या है, लिख रहा है कि जूट उपयोग को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मतलब कि जो जूट का उद्योग करते थे, जूट उत्पादन करते थे, उन लोगों को कौन सा समस्या को सामना करना पड़ता था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जूट उद्योग को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मतलब कि क्या क्या पढ़ना पड़ता था, वहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। तो जूट के से बने बोरियां मांग नियंत्रण कम हो रही है। मतलब कि जूट में पहले क्या आता था, गेहूँ चावल ये सब आता था, और क्या चीनी नहीं, गेहूँ चावल आलू ये सब आता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जूट की बोरियां बहुत कम हो रही है, वो सब प्लास्टिक के बोरे में आ रहा है। जूट से बनी वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है। मतलब कि जो जूट अब ज़्यादा उत्पादन नहीं हो रहा है, इसलिए उसका जो अधिक मूल्य है वो बढ़ते जा रहा है। इसलिए बाज़ार में इन्हें कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। मतलब कि ये क्या हो रहा है, कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये अब मार्केट में कम आ रहा है, ठीक है। आई क्या है, कृत्रिम धागा से बने सामान के बढ़ते हुए प्रचलन से जूट उद्योग के लिए समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मतलब कि जो कृत्रिम कृत्रिम का मतलब जो प्लास्टिक का जो भी सारी चीज़ें हैं वो बढ़ते जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, मांग धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और इसका जब मांग का मतलब मांग नहीं, उत्पादन कम हो रहा है तो मांग ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसका ये ऐसे तो जानते हैं ना कि जब भी अगर कभी मांग ज़्यादा होता है, उत्पादन कम होता है तो रेट बढ़ता है। तो यहाँ भी उसका जूट का रेट बढ़ते जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 13 नंबर में लिखा हुआ है, तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रक में अलग अलग उदाहरण वर्णन करें, उदाहरण सहित वर्णन करें। मतलब तृतीयक क्षेत्र को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र हम किसको बोलते हैं, तो तृतीयक क्षेत्र तृतीयक सेक्टर में मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर क्या होता है कि मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे सब लोग काम करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं वहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इस सेक्टर में श्रमिकों की मानसिक क्षमता की अधिक ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि जो अगर कोई पढ़ा रहा है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम अपना दिमाग से ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक इंजीनियर है वो भी काम कर रहा है तो वो अपने दिमाग से काम कर रहा है। एक वकील है तो वो क्या कर रहा है, अपना दिमाग से कोर्ट में जाता है और वहाँ पे केस को लड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे जो डिज़ाइनर होता है, जो डिज़ाइन करता है, वो अपने दिमाग से करता है, तो वहाँ पे कोई मशीन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब आगे क्या है कि अन्य क्षेत्र में मशीन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, मशीन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट इसका देख लेते हैं। अन्य क्षेत्र में, इस क्षेत्र में श्रमिकों को शारीरिक परिश्रम अधिक ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि अन्य क्षेत्र में क्या होता है कि उसमें ज़्यादा क्या हो, शरीर से लड़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सब दिमाग से होता है। और तृतीय क्षेत्र में सब दिमाग से काम करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट शरीर में, अगर जैसे ईंटा को उठाना है तो वहाँ पे हाथ से मतलब ज़्यादा वहाँ पे काम करना होता है, लेकिन यहाँ पे दिमाग से काम करना होगा तृतीय क्षेत्र में। अब यहाँ पे इसका तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, किसी भी भौतिक वस्तु को निर्माण नहीं होता। मतलब कि अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ बना नहीं रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई भी वस्तु हम लोग नहीं बना रहे हैं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अन्य क्षेत्र में भौतिक वस्तु का निर्माण होता है। मतलब कि वहाँ पे जैसे हम लोग ईंटा ढोकर के घर बना रहे हैं, ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे भौतिक वस्तु का निर्माण होता है अन्य क्षेत्र में। उदाहरण के लिए देख लेते हैं डिज़ाइनर, ठीक है, डिज़ाइनर, सेफ, ठीक है, और शिक्षक, वकील, ये सब आते हैं। हम अभी आपका उदाहरण भी बता दिए थे। और यहाँ पे देखिए मिस्त्री, बढ़ई, बढ़ई क्या है, वो लकड़ी को ले जाते हैं और लकड़ी से क्या बनाते हैं, कोई ना कोई चौकी टेबल वगैरह बनाते हैं। राजमिस्त्री घर द्वार बनाते हैं, ठीक है, और मिस्त्री होते हैं तो कोई भी मतलब नया चीज़ बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, प्रछन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करना। ये चीज़ आप 100% याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछला बार भी आया था और इसको बहुत ही वीवीआई मान लीजिएगा, ठीक है। तो ये मौसमी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करना है। तो प्रछन्न बेरोजगारी में दिखता है कि कोई भी रोजगार मिला हुआ है। क्या हो रहा है कि प्रछन्न बेरोजगारी में दिखता है कि कोई भी रोजगार मिला हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो काम एक आदमी से हो सकता था, उसमें एक से अधिक आदमी लगे रहते हैं, ठीक है। मतलब कि देखिए, जिसमें यहाँ पे किसी भी खेत में अगर काम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक किसी खेत है, एक ज़मीन है, इसमें 4 लोग लगे हुए हैं, 4 या 5 लोग लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लोग लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत कितने लोग का है, सिर्फ 2 लोगों का ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे 3 लोग क्या है, एक्स्ट्रा में वहाँ पे लगे हुए हैं। अगर वो नहीं भी रहेंगे तो भी वो काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है प्रछन्न बेरोजगारी में। लेकिन बाकी के पास कोई रोज़गार नहीं है, लेकिन उन लोग के पास रोज़गार नहीं रहता है, इसलिए वो उसमें लगे हुए होते हैं। मौसमी बेरोजगारी में स्थिति में साल में कुछ महीने लोगों को काम बगैर रहना पड़ता है। दोनों प्रकार की बेरोजगारी अक्सर गाँव में मिलती है। प्रछन्न बेरोजगारी और ये जो मौसमी बेरोजगारी है, ये सब गाँव में ही मिलती है। जैसे मौसम बेरोजगारी, जैसे धान काटने का सीज़न आया था तो उस टाइम में धान कटाया, और अभी क्या हुआ है, गेहूँ बुनाया है तो गेहूँ बुनाने के बाद फिर वो भी कटाएगा। तो उसमें भी क्या हो रहा है कि मतलब एक मौसम में ही होगा, उसके बाद नहीं होगा। जैसे गेहूँ के बाद फिर तो कुछ टाइम तो खाना मतलब काम में नहीं रहेगा। तो ये सब बेरोजगारी है, वो कहाँ पाया जाता है, गाँव में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, अ, मी मीरान और जर्मनी कौन थे, ठीक है, जर्मनिया कौन थे, कि जिस तरह उन्होंने चिन्हित किया गया है कि उसका महत्व था, क्या महत्व था, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मिरियान और जर्मनिया, ये दोनों के बीच में मतलब ये क्या चिन्हित किया गया था, उसका क्या महत्व था, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने नागरिकों को राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, न्याय और भावनाओं जागृत करने के लिए मिरियान और जर्मनिया नामक पूरक का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि जो मिरियान जो है, ठीक है, वो एक ईसाई नाम है, ठीक है। मिरियान एक लोकप्रिय ईसाई नाम है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो राष्ट्रवाद था उसको ख़त्म कर दिया गया था, स्वतंत्रता मिल गई थी, और न्याय की भावना जागृत करने के लिए मिरियान और जर्मनिया नामक नारी रूपक इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। ये सारे चीज़ थे। और यहाँ पे क्या लिखा हो गया है कि ईसाई नाम था ना, जो मरियान था वो ईसाई नाम था। और मरियान की लाल टोपी और तिरंगा और कलगी के साथ दिखाया गया। जो मरियान था वो लाल टोपी लेकर के, हाथ में तिरंगा लेकर के और कलगी के साथ दिखाया गया था, ठीक है। इसकी 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 प्रतिमा जगह जगह लगाई गई, तथा इसके सिक्के और पॉडकास्ट भी छापी गई। मतलब कि उसका सिक्का भी बन गया था, और उसका पॉडकास्ट मतलब कि उसका जो चित्र था बड़ा बड़ा पोस्टर में छपाने लगा था। इसी तरह के लोग राष्ट्रवाद की भावना जागी, मतलब कि ऐसे ही राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किए और आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं, इसी में थोड़ा सा और है। तो जर्मनिया, अब देखिए वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे मिरियान पढ़े थे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जर्मनिया, ठीक है। तो जर्मनिया यहाँ पे पढ़ेंगे जर्मनिया को जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक प्रतिमा के रूप में
इस्तेमाल किया गया है। जो जर्मनिया है वो कहाँ का है? ये जर्मनी का है, ठीक है। इसको नारी रूपक के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसको कहा गया था इस ऊपर वाला में देखते हैं कहाँ पे किया गया था, अभी तुरंत पढ़े थे ना। चलिए हाँ, ईसाई नाम था ना, ईसाई नाम था। और ये कहाँ है? जर्मन का है, ठीक है। जर्मनिया एक हाथ में तलवार धारण करती है। यहाँ पे तलवार और वहाँ पे क्या था? टोपी था और ध्वज था ना। और माथे पर वलुप वलुप वृक्ष के पत्ते का मुकुट था, जो एक वीरता का प्रतीक था। मतलब वहाँ पे एक पत्ता लगाया जाता था अपने मुकुट में, वो वीरता का प्रतीक था, मतलब कि वो क्या थे? सबसे बहादुर थे। चलिए आगे देखते हैं इसमें। देखिए 16 नंबर में क्या कह रहा है? लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं वैधानिक सरकार का गठन करता है। मतलब लोकतंत्र में क्या क्या उत्तरदायी, जिम्मेवार होता है, ठीक है, और उसमें वैधानिक सरकार का क्या गठन होता है, मतलब कैसे मिलकर के सरकार बनाया जाता है, इसके बारे में समझेंगे। तो लोकतंत्र निम्नलिखित प्रकार से उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। वैध मतलब सही, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे उत्तरदायी सरकार, ठीक है। उत्तरदायी सरकार का गठन मतलब कि उत्तर क्या, मतलब वो अपना जो काम बताता है उस वो पूरा पूरा कर पाता है कि नहीं। तो आगे देखेंगे कि लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र में जनता स्वयं की उत्तरदायी सरकार चुनाव करती है। मतलब लोकतंत्र जहाँ होता है वहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं वो अपना ये सरकार खुद बनाते हैं चुनाव करके, और वो नया सरकार बनाते हैं। इस प्रकार वह जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होता है। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि जब जनता उसको चुना है तो वो जो भी कहेगा और वो नहीं कर रहा है तो उसको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं कर रहा है, और उसका उत्तरदायी वो होगा। लोकतंत्र में चुनाव नियमित, स्वच्छ एवं स्वतंत्र तरीकों से संपन्न होता है। मतलब कि यहाँ पे जो चुनाव होता है, ठीक है, पूरा साफ साफ होता है, सबके सामने होगा, ठीक है। और यहाँ पे ईवीएम मशीन वगैरह भी लगता है। तो यहाँ पे सारा चीज़ आपके सामने होगा, और यहाँ पे कोई 3-5 नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें और 2 पॉइंट होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 2 पॉइंट और है। अब यहाँ देखिए जिम्मेवार सरकार संगठन, मतलब कि उनको क्या जिम्मेवारी मिलता है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र में सरकार अपने देश के प्रति जिम्मेवारी होती है। मतलब कि अपने देश के प्रति जो उनका जिम्मेवारी है, जो चीज़ भी लागू करना है, वो अपना सारा चीज़ उसको देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। जनता लोकतंत्र में सरकार के कामकाज संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकती है, ठीक है। मतलब जहाँ के लोग, जनता है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सारे लोग जो यहाँ के जनता है वो बता सकते हैं सरकार को, और वहाँ पे उससे सवाल उठा सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का रोड का ज़रूरी था तो वहाँ पे क्यों नहीं बना। अब यहाँ क्या होता है, विरोधी दल सरकार ने आलोचना करते हैं। मतलब कि जो विरोधी था वो बोलेगा कि यहाँ पे देखिए आपका ये काम नहीं हो रहा है। मतलब वो एक रास्ता दिखाता है, और जो नहीं होता है वो उस पर ध्यान देता है। अगर नहीं ध्यान देगा तो फिर अगले बार उसका सरकार गिर जाएगा, जिसके कारण उसके जिम्मेवार सरकार का गठन होता है। मतलब कि वो जिम्मेवारी सरकार का गठन किया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या है, वैध सरकार का गठन, मतलब कि सही सही सरकार का कैसे हम लोग गठन कर सकते हैं। तो लोकतंत्र एवं वैधानिक सरकार होती है। क्या होता है? लोकतंत्र एक वैधानिक सरकार होता है, मतलब कि सही सही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि जैसे ही कोई सरकार अल्पमत से आती है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। मतलब कि वहाँ पे जो भी गलत काम हो रहा है, ठीक है, या फिर अपना पद से इस्तीफा दे रहा है तो उसको त्याग पत्र देना पड़ता है, जिससे उसकी वैधता समाप्त हो सकती है। जैसे अभी झारखंड सरकार जो है वो अपना क्या इस्तीफा दिए थे, ठीक है, उसके बाद दूसरा सरकार बने, चंपई सोरेन बने, ठीक है। इसी तरीके से लोकतंत्र में जनता के समर्थन के बिना कोई भी नई सरकार नहीं बन सकती। मतलब कि जब तक जनता नहीं चाहेगी कि हमको दूसरा सरकार को बदलना है तो वहाँ पे सरकार नहीं बदल सकती है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि अभी 10 से 15 साल तक अभी जो मोदी सरकार का राज चल रहा है, इस प्रकार एक वैध सरकार का गठन होता है। मतलब देख रहे हैं कि हाँ अच्छा काम हो रहा है तो फिर से उन्हीं को सरकार बना दिया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, इसका 17 नंबर है।
यहाँ पे लिखा है उच्च उद्योग अवस्थित को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करें। मतलब उच्च उद्योग को अवस्थित करने वाले, ठीक है, प्रभावित कैसे कर रहा है उसको हम वर्णन करेंगे। तो औद्योगिक अवस्थित को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक निम्नलिखित है। मतलब यहाँ पे 3 ठे कारक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कुशल श्रमिक तथा सस्ते श्रमिक किसी भी उद्योग के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मतलब सोचते हैं ना कि सस्ता में कोई भी काम हो जाए। अभी किस व्यक्ति क्या सोचते हैं कि कोई भी काम सस्ता में ही निपट जाए, ये चीज़ सोचते हैं ना। तो वो लोग चाहते भी है कि हाँ, मतलब कि यहाँ इन लोग को ले जाते हैं तो मतलब ज़्यादा काम भी करेंगे, ठीक है। आगे क्या है, परिवहन सुविधा के विशेषकर सड़क और रेल मार्गों का विस्तरण उद्योगों विकासों ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। मतलब कि किसी भी चीज़ को अगर यहाँ एक जगह से दूसरे जगह से ले जाना है तो वहाँ पे सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दूसरा वहाँ पे रेल मार्ग, मतलब कि रेल के थ्रू बहुत सारे सामान को यहाँ से आयात और निर्यात होता है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि कच्चे माल, ठीक है, कच्चे माल को कारखानों तक ले जाने के लिए उत्पादित माल को खपत केंद्रों तक पहुँचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधा जरूरी है। मतलब कि जो कच्चा माल है, ठीक है, उसको अगर हम लोग को फैक्ट्री तक ले जाना है तो वहाँ पर भी ये रोड और ये रेल मार्ग जो बहुत ही ज़रूरी है। अब क्या है, सरकारी प्रोत्साहन मतलब किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए सरकारी प्रोत्साहन का योगदान जरूरी है। मतलब कि वहाँ पे टैक्स वगैरह करता है, जीएसटी वगैरह करता है, तो वो सारा चीज़ जरूरी है। अगर वो टैक्स नहीं दीजिएगा तो आपका गाड़ी वगैरह पकड़ा जाता है, देखते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं, एक और है इसमें। तो यहाँ पे कच्चे माल को प्राप्त उद्योगों को कच्चे माल की अपेक्षित सस्ता एवं आसानी से परिवहन योग्य होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि वो कच्चा माल है उसको क्या मतलब बहुत ही सस्ता दामों में उसको खरीद लिया जाता है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या है, ये 18 क्वेश्चन है। धारणीय का विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। धारणीयता को हम लोग वो विषय जो है वो विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। और यहाँ पर ये हमारा 18 जो मॉडल पेपर से 18 क्वेश्चन था, जो 2024 का बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है क्वेश्चंस है, वो यहाँ पे मॉडल पेपर में दे दिया गया था। तो यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, लेकिन 3-4 क्वेश्चन और अलग से मैं ऐड किया हूँ इसमें, तो उसको भी समझिएगा, ठीक है। और वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो धारणीयता से अभिप्राय है कि मतलब धारणीयता से यह मतलब है कि सततता पोषणीय विकास, अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित सीमित न रहे, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। वैज्ञानिक वैज्ञानिक को कहना है कि हम संसाधन को जैसे प्रयोग करते हैं उससे लगता है कि संसाधन को शीघ्रता समाप्त हो जाएगी और आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं बचेगा। मतलब हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, जैसे अभी पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं या कोयला का यूज़ कर रहे हैं, तो अभी हम लोग को तो वो चीज़ पर्याप्त हो जा रहा है, लेकिन आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी उन लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएगी। लेकिन इसीलिए क्या हो रहा है कि अभी सोलर प्लेट वगैरह लगाया जा रहा है। यही तो धारणीयता का विषय का विकास है। तो इसी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है, यदि हम विकास को धारणीय बनाना है तो आर्थिक नियंत्रण जारी रखना होगा, जिससे हमें संसाधनों का प्रयोग इसी तरह से करना होगा जिससे विकास की प्रकृति नियंत्रित हो और भावी पीढ़ी को संसाधनों से बचे रहें। मतलब कि जो भी सारी चीज़ें हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आने वाली पीढ़ी को भी यहाँ पे फ़ायदा हो, तो हम लोग को कम यूज़ करना चाहिए या फिर उसको बचा कर के रहना चाहिए। जैसे पानी को ही हम लोग को बचाए रखना चाहिए। चलिए अब यहाँ से हम अलग से जो क्वेश्चन ऐड किए हैं उसको हम समझते हैं। आय कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे आय होगा, ये वाला काट कर। तो आय से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, मतलब अपना पूरा शरीर से और दिल और दिमाग से सारा चीज़ काम करता है, ठीक है, उस कार्य के परिश्रम प्राप्त होता है। मतलब परिश्रम में मतलब कि उसके बदले उसमें कुछ पैसा मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आय कहते हैं। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय, अभी हम उसमें ही पढ़े थे और यहाँ पे अलग से भी हम लिखे हुए हैं। जब किसी देश की कुल आय की कुल जनसंख्या से भाग देने पर परिमाण स्वरूप उसके
प्रति व्यक्ति आय और उसे औसत आय भी कहा जाता है। तो इसको अगर आपको अगर जब लिखना होगा ना, तो यहाँ पे बता दीजिएगा, एग्जाम्पल एक दे दीजिएगा कि मतलब पूरे देश की जो जनसंख्या है वो लगभग मान लीजिएगा कि 2 करोड़ है, 2 करोड़ है, ठीक है। 2 करोड़ में से उसमें पूरा सब मिल करके कितना कमा रहे हैं, तो वहाँ पे 50 करोड़ कमा रहे हैं, तो 50 को 2 से भाग दे दीजिएगा तो 25, तो वो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दे करके समझा सकते हैं। आगे देखते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? यहाँ तो प्रति व्यक्ति आय पढ़े, अब उसके बाद पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्ष भर में किसी देश की अर्जित आय को कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें देवा की उत्पत्ति, ठीक है, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को मूल्य शामिल किया जाता है। मतलब कि पूरे देश में जितना इनकम हुआ है, ठीक है, राष्ट्रीय आय हम उसको बोलते हैं। जैसे मार्च क्लोजिंग होता है भारत में, ठीक है। तो जब मार्च क्लोजिंग होता है तो यहाँ पे अभी देखे हैं ना कि जो जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, वो क्या करते हैं कि जितना भी सारा खपत हुआ है उसको निकाला जाता है, तो उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय बोलते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय निम्न होने का क्या कारण है? मतलब कि एक समान होने के क्या कारण है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय का निम्न होने का कारण बचत की निम्न स्तर है। मतलब वो लोग बचा कर रखते हैं, इसलिए वहाँ पर निम्न स्तर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस स्थान द्वारा होती है? मतलब कि किस स्थान द्वारा, मतलब कहाँ पे ये जो आय है उसको कहाँ पे हम लोग गिना जा सकता है? तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सन 1954 के बाद भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था केंद्रीय सांख्यिकी गठन की जाती है। मतलब कि संख्या की एक गठन किया गया है, केंद्र सांख्यिकी, और वहीं पे ये सारा चीज़ आय को गठन करते हैं। यह स्थान नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रतिशत करती है। मतलब ये जो संगठन है वो भारत की जितनी भी आय है, ठीक है, उसको ये दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5वां नंबर क्वेश्चन संपन्न हुआ, मतलब कि पूरा खत्म हो गया। अब 2 क्वेश्चन और है, तो यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या है? ये आपको क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आई कर लीजिएगा, ठीक है। भी आई कर लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य ब्रिटेन कानून की ध्वजीय उड़ान दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र के पानी को नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया था, इससे अपनी अपनी गिरफ्तारी दी, ठीक है। मतलब कि जो ये आप ये भी जानते होंगे कि महात्मा गांधी द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, जैसे असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा। तो ये सब जो है सबसे पहले जो यहाँ गांधी जी द्वारा चलाया गया था, वो सबसे पहला जो आंदोलन था वो बिहार से शुरू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी समुद्र पानी को नमक बना करके वहाँ से वो जो ये दांडी यात्रा था ना उसको शुरू किए थे, ठीक है। और अपना गिरफ्तारी दे दी थी, मतलब वो गिरफ्तार कर लिए गए थे अंग्रेजों द्वारा। इसके बाद देश भर में नमक बनाए जाने लगे। नमक बनाने की गिरफ्तारी देते रहे गांधी जी। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल था। मतलब इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता था। यहाँ पर मतलब कि नमक बनाया जाने लगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसको सारे बच्चों तक शेयर करिएगा जो अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है गांधी इरविन इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है? इरविन पैक्ट और दिल्ली समझौता को हम समझेंगे कि गांधी जी जो इरविन पैक्ट चलाए थे और दिल्ली समझौता था उसमें क्या होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता ने अंग्रेजी की हिलाकर रख दिया। उन्होंने समझौता वार्ता की प्रस्ताव रखा। इस संदर्भ में गांधी जी इरविन पैक्ट हुआ और दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इरविन पैक्ट को ही क्या कहता है? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ये जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को सफल हुआ था। उसके बाद ये मतलब पूरा हिला करके सिस्टम को हिला करके रखा गया था। इस समझौता के अनुसार गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को आंदोलन समाप्त कर अपने गोलमेज सम्मेलन में जाना स्वीकार किया था। मतलब कि गोलमेज समीकरण वहाँ पे
सम्मेलन हो रहा था वहाँ पे वो जाना शुरू किए थे। तो यहाँ तक कि ये हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बहुत जल्द ही लाएंगे, ठीक है। और आप लोग को 12th का एग्ज़ाम है तो उसको बहुत से अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आते रहेंगे अगले वीडियो में, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आएंगे।